जी जी आएंगे जी, इस पे इंशाल्लाह बात होगी। तो एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दो एप्लीकेशंस है बच्चों, एक है पेरिस्कोप एंड नंबर 2 इज ऑप्टिकल फाइबर्स। तो एक पेरिस्कोप और एक ऑप्टिकल फाइबर्स, ठीक है। देखिए, दो इसकी प्रैक्टिकल कह लो यूजेस हैं। एक इसका पेरिस्कोप और दूसरा इसका ऑप्टिकल फाइबर्स। कल आपको कहानी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की समझ आ गई थी ना? क्यों जी? अब बच्चों, इस पे जाने से पहले मैं आपको ना एक फैक्ट बताना चाह रहा हूं बिफोर आई प्रोसीड टू दिस। देखिए, आपसे एक सवाल है कि जरा गौर से देखना। मैं इस फैक्ट की वर्डिंग्स आपको बताऊंगा, पहले जरा एक चीज समझनी है। फर्ज कीजिए ग्लास है, ये एयर है, ये तो इसकी एप्लीकेशंस है ना, कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हम प्रैक्टिकल लाइफ में किधर किधर यूज करते हैं और दो बड़े काम की चीजें बनाते हैं। जी, यू जस्ट स्टार्टेड जी। तो इन दोनों को जाने से पहले ना एक फैक्ट हमने पढ़ना है, जो कि उस दिन से कई लोग मुझसे सवाल बार बार पूछ रहे हैं, तो वो इसका पॉइंट अब आया। वो ये बात थी, जरा गौर से सुनना बच्चों। मुझे एक बात बताओ, इधर देखिए सारे, भी लिखना छोड़ दो। ये सरफेस है ना, तो ये इसके साथ बनने वाला नॉर्मल है। यू ऑल एग्री? ये नॉर्मल है। जी जी, रुको, सिर्फ जरा समझो इसे। ये नॉर्मल है जी। मेरा सवाल ये था, इधर देखें कि लाइट रे अगर ऐसे आए तो इस वक्त ये इंसिडेंट रे है, और नॉर्मल के साथ बनने वाला ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। लाइट रे का असली पाथवे तो ये बनता है कि नहीं, लेकिन चूंकि ये लाइटर टू डेंसर आ रहा है, तो अब इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये रिफ्रैक्टेड रे है, और ये इसका एंगल ऑफ कुछ ना कुछ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। कुछ मत लिखो, सुनो। अब मेरा सवाल ये है कि मैं अगर ये इंसिडेंट रे थोड़ा सा इस एंगल पे थ्रो करवाऊं, ये ग्रीन वाली इंसिडेंट रे, अब ये इंसिडेंट रे है ना, तो नॉर्मल के दरमियान अब ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा। जरा मुझे बताना, क्या मैंने एंगल ऑफ जी अभी शुरू किया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कम कर दिया है या ज्यादा कर दिया? अब पहले की निस्बत देखो, पहले इतना बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस था, अब जब रे ऐसे आ रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा छोटा हो गया। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी पहले की निस्बत, देखो ना, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होगा, एक्चुअली एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन प्रोपोर्शनल नहीं होते एक तरह से। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी अब छोटा नहीं हो जाएगा? क्या ख्याल, अब रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ इतना सा छोटू सा एंगल बनेगा। क्यों बच्चों, ये बात समझ आ रही है? मुश्किल तो नहीं? अब गौर करो, अब जब मैं लाइट रे इधर से थ्रो करूं, देखिए, और ज्यादा, मुझे एक बात बताएं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और ज्यादा कम नहीं कर दिया मैंने? एंगल ऑफ इंसिडेंस और ज्यादा कम कर दिया या बढ़ा दिया? बोलो। और ज्यादा। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी तो और ज्यादा कम नहीं हो जाएगा ऐसे करके? ये और छोटा हो जाएगा। क्या ख्याल है? तो करते करते जरा बताइए, अगर लाइट रे नॉर्मल के ऊपर ही थ्रो करवा दूं, लाइट रे नॉर्मल के ऊपर ही थ्रो करवा दूं, जी जी वही बात आ गया बिलाल। अगर मैं, सुनो, ठीक है, इसको जाने दें, सिर्फ डायग्राम को देख। अगर मैं लाइट रे को, अब देखो, इंसिडेंट रे पहले इधर आ रही थी, फिर इधर भेजी, फिर इधर से भेज रहा हूं। अब अगर नॉर्मल के ऊपर ही हिट करवा दूं, यानी अलोंग द नॉर्मल आके रे जा रही हो,
तो जरा पहले तो मुझे कुछ सवालों का जवाब दो। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा ऐसी सिचुएशन में? 90 डिग्री या 0 डिग्री? भैया 90 नहीं होगा। यार बताओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको कहते हैं? डिफाइन करो जरा। एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं भाई इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनने वाले एंगल को। अब मुझे बताओ ना, नॉर्मल भी यही हो और रे भी इसके ऊपर आ रही हो, तो व्हाट इज द एंगल फॉर्मिंग बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल? जो बच्चों ने 90 जवाब दिया, समझ आया अब? भैया एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा यार उस सिचुएशन में। क्यों जी? क्लैरिटी हुई? तो फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी, अब मुझे बताओ, ये एन इक्वल साइन आई ओवर साइन आर का वक्त जाया करना जरूरी है? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो एन इक्वल्स टू 0 अपॉन साइन आर लगा भी लो, ये ऊपर जाएगा तो 0 से डिवाइड, तो सब कुछ जवाब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का भी कितना आएगा? 0 डिग्रीज नहीं आएगा। यार अब इन बातों पे ना फंसना नहीं चाहिए। दोबारा कराता हूं, लेकिन अब तो चैप्टर का एंड हो गया ना। अभी क्यों स्टक हो रहे हैं आप? अगर आप स्टक हो रहे हैं तो आपको अभी तक बच्चों क्लियर नहीं है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस भैया कहते किसको है। आपको अभी तक ये क्लियर नहीं हो रहा। ये जो बंदा पूछ रहा है, जरा खुद से पूछो, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते किसको है यार? पहले तो ये बताइए। पेरिस्कोप को जाने दें, पहले ये बात बताएं। यार देखो, दोबारा देखो, छोड़ो। ये ग्लास है, ये नॉर्मल है। छोड़ दो उन बातों को, पिछले पेज को। मुझे ये बताओ, ये अगर नॉर्मल है तो भाई समझिए, जब लाइट रे यूं आ रही थी, इंसिडेंट रे थी, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना। देखो, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान ये एंगल बनता है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस। लेकिन मैं कह रहा था कि अगर अब लाइट रे मैं फेंकूं ही नॉर्मल के ऊपर, ऐसे नॉर्मल की लाइन के ऊपर ही लाइट रे फेंकूं, तो मुझे बताओ ना कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान कितना एंगल बन रहा है भाई? जो पूछ रहे थे रिपीट कर रहे हैं, आप समझ आई? अगर इंसिडेंट रे, ये जो मैंने भेजी, इंसिडेंट रे नॉर्मल के ऊपर ही आ रही हो, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस उसका कितना होगा? 0 डिग्रीज। तो n इज इक्वल्स टू साइन आई ओवर साइन आर से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना होगा बोलो? ये बड़ा अहम फैक्ट है। 0। क्योंकि साइन आई ओवर साइन आर करके देख लो ना। साइन आई 0 लगा के देखो, ग्लास का 1.5 लगा के देखो, साइन आर को सब्जेक्ट बनाओ, आर सारे का सारा इस फॉर्मूला से करके देख लो। साइन आई ओवर साइन आर, एन 1.5 लगाओ, साइन आई साइन 0 लगाओ, ओवर साइन आर लगाओ, तो ये उधर जाके क्या होगा? साइन आर इंटू 1.5 इक्वल्स टू साइन 0। अब साइन आर इक्वल्स टू 0, साइन 0 0 ओवर 1.5, तो आर इक्वल्स टू साइन इनवर्स, जरा करो कैलकुलेटर पे, चेक कर लो बेशक। तो आर एंगल कितना आ गया भैया? 0। जी शाहजेब, आप समझ आया या दोबारा करवाऊं? यार एक तो ये नेट का बड़ा मसला हो रहा है सब तरफ में। हाँ जी, करवाऊं दोबारा? बताइए। यार लास्ट पेज को गोली मारो भाई, ये समझो, लास्ट पे तो कुछ किया ही नहीं मैंने, यही किया है। छोड़ो उसे। शाहजेब बताइए, इसमें क्या समझ नहीं आया? प्रिसाइसली प्लीज टेल मी, आई विल एक्सप्लेन दैट। इतनी सिंपल बात है ये, दोबारा कर लेंगे, लेकिन क्या चीज समझाऊं? चलें दोबारा देखें। देखो यार, मैं ये कह रहा हूं शाहजेब,
कि इंसिडेंट रे अगर यूं आ रही हो तो ये एंगल ऑफ क्या है, बोलो? एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, ये नॉर्मल है। अगर अगर मैं लाइट रे को ऐसे भेजूं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अब ये रह गया, छोटा हो गया। अगर लाइट रे को यूं भेजूं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये रह गया, क्योंकि नॉर्मल था पहले मैंने जो बनाया था। बाद में मैंने ये कहा कि अगर ये जो रे है, ये रे नॉर्मल के ऊपर ही लैंड कर जाए, उसके साथ कोई एंगल ना बनाए, मुझे बताओ ना। अगर देखो ये नॉर्मल हो, देखिए ना, अब यहां पे जरा गौर कीजिए, यही नॉर्मल हो और लाइट रे भी आके इसी के ऊपर गिर रही हो, लाइट रे इसके ऊपर ही गिर रही हो, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान कितना एंगल बनेगा? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान शाहजेब बताइए कितना एंगल बनेगा? 0 डिग्री ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, तो फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इस वर्किंग से देखो ना, साइन आई और साइन आर में इंसिडेंस 0 डालो, कर करा के एंड पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कंफर्म क्या निकलेगा, बोलो? 0। बस इतनी सी बात। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा। और लाइट रे क्या करेगी, सुनो, लाइट रे इन बाकियों की तरह टुवर्ड्स द नॉर्मल वगैरह वगैरह नहीं होगी, बल्कि लाइट रे सीधा सीधा यहां से अनडिविएटेड, लाइट रे सीधा अनडिविएटेड यहां से आर पार हो जाएगी। ये वो वाहिद केस है जिसमें लाइट रे, इवन दो मीडियम बदल रहा है, देखो एयर टू ग्लास, बट नो रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस, क्योंकि सिर्फ मीडियम बदलना जरूरी नहीं है फॉर रिफ्रैक्शन टू टेक प्लेस, बल्कि एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। नहीं, इसे हम अनडिविएटेड रे बोलेंगे जी, इसका कोई नाम नहीं है, ये एक फैक्ट है, उसके लिए बता रहा हूं जी। थोड़ा तो स्पीड पे तो फर्क पड़ेगा, लेकिन वो जाने दें इस बात को। क्यों जी, आप क्लैरिटी हुई बच्चों? कहते हो तो फिर समझा देता हूं। कोई बंदा है? अब देखो आगे सोचो, वेव्स में एक चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, कट कॉपी, यही वेव की कहानी। एक अगला चैप्टर है रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, इसलिए वो आधे आधे घंटे के चैप्टर्स हैं, समझ रहे हो? 5 चैप्टर्स हैं टोटल। पहला जरा लंबा है, घंटे का काम, बाकी आधे आधे घंटे का काम। उतना इजी सेक्शन है, इसलिए कह रहा हूं। और आधी थर्मल आप पहले करके आए हुए हो, मैंने सिर्फ उसमें वो जो एमसी डेल्टा थीटा वाला फॉर्मूले हैं, कन्वेक्शन रेडिएशन, सिंपल सिंपल कहानी है, वो तो मैं नोट से ही आपको पढ़ाऊंगा, सीधी सीधी बात है। और साल ऐसे ही हम करते हैं। क्यों जी? अच्छा जी, तो फैक्ट ये था, फैक्ट ये अल्फाज लिख लो, लिखिए, वेन एवर द इंसिडेंट रे falls along the line of normal, तो लिखें then angle of incidence will be 0 degrees, so angle of refraction will also be 0 degrees, and the light ray will not refract, and the light ray will not refract, it will pass straight through, without deviation। ये फैक्ट है जी। जी मैंने सिर्फ इसमें ना, देखो, ये दिखाने के लिए, प्रूफ के लिए किया
वरना जब इंसिडेंस जीरो है तो ऑब्वियस बात है यार, इस कैलकुलेशन में जब एक चीज जीरो होगी सब जीरो हो जाएगा। रिफ्रैक्टेड पता होना चाहिए जीरो, ये तो वैसे सबूत दे रहा था। सॉरी विदाउट डिविएशन, हाँ सॉरी सॉरी, विल पास स्ट्रेट थ्रू विदाउट डिविएशन। तो ये बात ना इंस्टीट्यूट में बड़ी यूज होती है। जी सॉरी, करेक्ट कर दी। अच्छा, आप पूछ रहे हो व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन टू दिस। एक्सप्लेनेशन फातिमा यही है ना, ये सारी एक्सप्लेनेशन ही नहीं है, क्या ख्याल है? और इसमें तो कुछ नहीं है, ये सारी इसकी एक्सप्लेनेशन है ना। कि एंगल ऑफ इंसिडेंट देखो, जब लाइट रे नॉर्मल के ऊपर हिट करेगी तो खुद सोचो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच एंगल तो 0 डिग्री है, इंसिडेंट जीरो है, तो रिफ्रैक्शन एंगल भी जीरो होगा, इस वर्किंग से साबित भी हो जाएगा। तो इट मींस कि लाइट रे का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जीरो है, तो मतलब वो फिर टुवर्ड्स या अवे बेंडिंग वाली बात नहीं है, वो सीधा आर पार हो जाएगी, डिविएट ही नहीं करेगी। हेडिंग थी एप्लीकेशन, छोड़ दो हेडिंग, अभी मैं दोबारा लिख लूंगा, पहले ये छापो, समझो ये पहला पेज है। जी ये सिर्फ प्रूफ के लिए किया है। जी विदाउट डिविएशन, यानी वो टुवर्ड्स अवे नहीं डिविएट करेगा, सीधा निकल जाएगा। जी जी अब्दुल्ला भेजेंगे सब। अच्छा बच्चों अब आइए, इसको जरा अप्लाई करता हूँ। दो तीन डायग्राम्स पे देखते हैं इसको। ये तो देखो, फर्ज करो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ठीक है। मुझे ये बताओ, अगर लाइट रे यूं आए, ये केसेस तो कर चुके हो, कि इसका असली रास्ता ये लाइटर टू डेंसर है, एलडीटी, तो ये तो असली रास्ता छोड़ के टुवर्ड्स द नॉर्मल यूं बेंड कर जाएगा, ये बातें तो पता है। अब मुझे बताओ कि लाइट रे अगर यूं आए नॉर्मल के ऊपर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जीरो, क्या करूं, टुवर्ड्स द वे बेंड करूं या सीधा गुजार दूं, बोलो। तो इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो होगा। तो ये क्यों, ये अच्छा, अब इस किनारे पे जाके मुझे बताओ, इस किनारे पे भी ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये सरफेस है, तो नॉर्मल वो प्लस का साइन बनता है ना यूं। तो मुझे बताओ ये इस किनारे पे भी जाके नॉर्मल के अलोंग ही जा रही है या कुछ एंगल बना रही है, बोलो। एक सिचुएशन है यार, समझो।
तो ये इधर भी देखो ना, नॉर्मल ये है इसका, सरफेस के साथ 90 का ये नॉर्मल है ना, तो ये लाइट रे नॉर्मल के ऊपर ही फॉल कर रही है, तो ये तो वही फैक्ट नहीं है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जीरो, ये लाइट रे भी स्ट्रेट ऐसी गुजर जाएगी, इस रे में कोई डिविएशन अकर नहीं होगी। ये फैक्ट समझ में आया बच्चों? क्यों जी, एवरीबडी क्लियर है? जरा देखो, लाइट रे अगर इधर से आए, जरा मुझे इस रे को ना थ्रू द ग्लास बना के दिखाओ कैसे जाएगी। पहले यार हमेशा ना रफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सरफेस हाईलाइट करो, उसके साथ प्लस का साइन यही बनता है ना। तो मुझे बताओ, ये वही रे नहीं है जो अलोंग द नॉर्मल के ऊपर आ रही है? कैसे जाएगी, इसकी अगले रास्ता बनाओ। दिस विल पास स्ट्रेट थ्रू लाइक दिस, वोंट डिविएट। फिर जब ये इधर जाएगा तो ये सरफेस है, इसके साथ प्लस का साइन ये बना लिया, ये रे अगेन अलोंग द नॉर्मल जा रही है, तो अलोंग द नॉर्मल जाने का मतलब है इट विल पास स्ट्रेट थ्रू लाइक दिस। अब ये पॉसिबल नहीं है, बना के देख लो ऐसे कैसे हो सकता है। रे या तो कुछ ना कुछ एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ, तो फिर वो डिविएट करेगी, बट अगर रे नॉर्मल के ऊपर लैंड कर रही है तो फिर हमेशा अनडिविएटेड सीधा सीधा गुजर जाएगी। इस फैक्ट की ना एक और एप्लीकेशन भी देखो, जो कि एक सेमी सर्कुलर ग्लास ब्लॉक के साथ आती है। सुनो यार, अब एग्जाम में ना बच्चों, वो आपको ऐसा एक ये एक सेमी सर्कुलर ग्लास का ब्लॉक देगा। अब ये सुनना ओरली, बस लिखना लिखना नहीं है। सुनो, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, वैसे ये एक पॉइंट ए है, मत लिखना, पेन डाउन, जस्ट वॉच। इस पॉइंट ए पे अगर मैं आपसे कहूं ड्रॉ द नॉर्मल, यार अब ये कर्व्ड सरफेस का नॉर्मल कैसे बनाओगे? जी, अब अकल आ गई, बिल्कुल जबरदस्त, वेरी नाइस। देखिए, इट मींस यू रिमेंबर, यार कर्व्ड सरफेस का नॉर्मल पता है डायरेक्ट नहीं बन सकता। सबसे पहले आपको इसका क्या बनाना पड़ेगा? सबसे पहले, मुझे फुटा नहीं मिल रहा, मैं चलो, सबसे पहले इस ए पॉइंट पे आपको कर्व्ड सरफेस हो तो याद है, इस पे टेंजेंट बनानी पड़ेगी। टेंजेंट का टेक्निक याद है कि पेंसिल यूं गाड़ दो और पीछे से फुटा लाओ और इसको यूं और यूं एडजस्ट करो, याद है? यूं और यूं एडजस्ट करना। तो ये सिर्फ, क्या ख्याल है, ये सरफेस नहीं हो जाएगी? कर्व सरफेस है तो ए पॉइंट पे टेंजेंट नॉर्मल बनाना है, तो पहले तो टेंजेंट बनाओ। तो आप इसकी टेंजेंट जब बना लो, तो अब आपने इस पे क्या रखना है, ये डी रखना है ऐसे कि डॉट पे डॉट और उस टेंजेंट की बेस लाइन इस पे आ जाए। तो फिर आपने 90 डिग्री का निशान मार्क किया, और भैया ये बनेगा इसका दिस इज द नॉर्मल ऑफ अ कर्व्ड सरफेस। किसको नहीं समझ आई? ये बातें वैसे सब समझ आनी चाहिए, क्योंकि कर्व्ड सरफेस है ना, इसका नॉर्मल परफेक्टली ड्रॉ करना है तो पहले उसके साथ एक टेंजेंट ड्रॉ करो, और फिर उस पे डी रख के टेंजेंट पे डॉट और टेंजेंट की बेस लाइन को 0 180 की लाइन पे। अच्छा,
जी दोबारा कर देता हूं मैं उसे, देखते हैं जी पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह लेंसेज पे, देखते हैं ना भी हो तो कल कर लेंगे, कल खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। लेंसेज तो बहुत इजी चैप्टर है यार, दोबारा देखो बच्चों। फर्ज करो जी कि मुझे ऐसी एक ये इस तरह का एक ग्लास दिया हुआ है, ब्लॉक, कर्व ग्लास ब्लॉक, एंड ही आस्क्स मी कि इस पॉइंट ए पे ड्रॉ अ नॉर्मल, प्रीवियस छोड़ दो, दोबारा कर रहा हूं, समझ पे गौर करो यार। नहीं इब्राहिम एनीवेयर क्यों यार, उसने कहा क्वेश्चन देखो ना, वो कह रहा है ड्रॉ द नॉर्मल एट ए, यूं लेबल दे देगा 2 मार्क्स का, ए पे नॉर्मल बनाओ। तो अब अकल करो, सी मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स गिव द आंसर, वो बना के कि जी ए पे पहले टेंजेंट बनाएंगे, कर्व सरफेस है ना यार, अगर ये फ्लैट सरफेस होती फिर तो डायरेक्ट डी रख के नॉर्मल बना देता, कि नहीं? मत बनाओ, समझ लो तला, ये पुरानी बात है, रिकॉल दे रहा हूं। तो ए पे सबसे पहले टेंजेंट बनाए, देखिए फुटे की साइड है ना, मैंने क्या कहा था, टेंजेंट को ऐसे बनाना हो तो इधर पेंसिल गाड़ दो, ऐसे पेंसिल गाड़ दी यूं, और पीछे से फुटा लाओ यूं, इसको अब एडजस्ट करो यूं घुमा के, यूं घुमा के, कि सिर्फ ये कर्व को इसी ए पे टच करती हुई दिखाई दे। तो मुझे लगा ये बेस्ट लोकेशन है, देखो ए पे ही टच करिए ना, तो टेंजेंट जितनी मर्जी लंबी बना दो, टेंजेंट बन गई, तो अब नॉर्मल बना लोगे, अकल से है, ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स टोटल अकल का काम है, और ये बच्चों वाली अकल भी सिखाई हुई है। सोचो ना यार, अब इसके साथ 90 का अब प्लस साइन ऐसे ही बनेगा ना, तो डॉट पे डॉट शार्प, और देखिए डॉट पे डॉट है, और 0 180 की लाइन ये छुपा ली। तो अब मैंने यहां पे 90 का निशान रखा, यू ऐसे करके, और इसको यहां से मैं ले आया ऐसे करके, तो दिस इज सपोज टू बी आर नॉर्मल। क्यों बच्चों, यू एग्री विद दिस? परफेक्ट नॉर्मल है अब ये मेजरमेंट के साथ, क्यों जी? तो अब वो एंगल्स मेजर कर लोगे ना, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक लाइट रे अब ऐसे अलोंग द नॉर्मल ही आए, और आपसे वो कहे ड्रॉ द पाथ ऑफ दिस रे इनसाइड द ग्लास, बड़े पप्पू सवाल लाते हैं यार, टोटल मुफ्त के मार्क्स। और ये तो ये देखो वही रे नहीं है जो नॉर्मल के ऊपर लैंड कर रही है, तो ये रे कहां जाएगी? इट विल पास अनडिविएटेड, तो यूं रे दिखा देना। क्यों जी, कोई थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है? आसान है, मजेदार काम है, थोड़ा ड्राइंग ड्राइंग का अकल का काम है। यार एक काम करते हैं, मैं आप लोगों को इसका रिकॉर्डेड लेक्चर भेज दूंगा। आज बहुत लोगों का नेट इशू हो रहा है, वो बार बार ना मुझे एक सवाल आ रहा है, सर रिपीट कर दें, नेट इशू था, रिपीट कर दें, नेट इशू था। कोई इशू नहीं है, आपको मैं ये रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, आज की मैं कर रहा हूँ, तो मैं उनका वो लिंक बना के फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है? तो आप वहां से देख लोगे, बहुत डिटेल है, समझ आ जाएगा। वैसे लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, क्योंकि बारिश है ना, तो बार बार मसले हो रहे हैं। क्या कहते हो, इजाजत है जी? क्योंकि एक दो बच्चों का हो रहा है नेट इशू। नहीं क्लास ओवर क्यों भाई, क्या हो गया? क्लास चल रही है भाई, क्लास कैंसिल नहीं हुई। ओ यार दिमाग ठीक है आप लोगों का? मैंने कब कहा क्लास कैंसिल होगी? मैं कह रहा हूं कि अभी ये जो बच्चा एका दुक्का कह रहा है ना बार बार के सर रिपीट कर दें, रिपीट कर दें, मैं मोर देन वेलकम, बट नेट इश्यूज हैं तो इसका फिर फायदा नहीं बार बार रिपीट करने का। मैं इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आपको,
जिनको नेट इशू था वो देख लेना, वहां से क्लियर कर लेना। क्या कहते हो? क्लास नहीं कैंसिल कर रहा यार, एकदम आप लोग क्लास कैंसिल पे खुश हो जाते हो। किसने बेवकूफ ने कहा है क्लास कैंसिल हो रही है? अच्छा जी। एटीपी सबसे आसान तरीन दुनिया का काम है यार। मुफ्त के मार्क्स हैं अमीन, बस पूरे कोर्स में उसका मटेरियल कर चुके हैं हम, बस अप्लाई करना है। नोट्स पक्के होने चाहिए उसके लिए, फिर उधर आके ना मुझे यार प्लीज कहना कि नोट्स नहीं आते। जी अब आइए बच्चों, मैं आगे चलता हूं अब। नेक्स्ट जो प्रॉपर हमारा टॉपिक था, एप्लीकेशंस। ये सवाल वैसे भी मैंने ईयरलीज में डिस्कस करने, अगर आपको कहीं मसला होगा तो ये रिकॉर्डिंग में देख लेना इसको। एप्लीकेशंस रिलेटेड टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये असल में अब एक टॉपिक है। ठीक है, एप्लीकेशंस रिलेटेड टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो एक है पेरिस्कोप और दूसरा है ऑप्टिकल फाइबर्स। बच्चों पेरिस्कोप पता है कौन सी डिवाइस है? पेरिस्कोप वो डिवाइस है विच इज यूज्ड इन सबमरीन्स। आपने देखा सबमरीन अंडर वाटर होके, सफी छोड़ दो, यही पहला सफा है आज का। वो फैक्ट समझ आया कि लाइट रे अगर नॉर्मल पे हिट करे तो इट विल पास स्ट्रेट थ्रू। यार थोड़ा आज जरा नेट का इशू फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा है मुझे, जरा प्लीज देखें इसको। भाई ये आज पहला सफा है आज का, मैं दिस वेयर आई टू स्टार्ट फ्रॉम। वो फैक्ट क्लियर हो गया कि लाइट रे अगर नॉर्मल के ऊपर फॉल करे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो सीधा गुजर जाएगी। बस वो एक बात थी, और ये दूसरी बात है आज की। पीछे नहीं जाते, छोड़ो। सबसे पहले बच्चों आइए इस चैप्टर में कि ये पेरिस्कोप की क्या कहानी है। कल आपके पास ग्राफ पेपर होना चाहिए। लेंसेज इज हार्डली वन, एक दो घंटे का काम है, लेकिन कल अगर मैं घंटा डेट करता हूँ और तो सैटरडे को ये थोड़ा सा रह जाएगा, वो होगा फिर वेव्स। मैं सैटरडे संडे मेनली वेव्स खत्म करूंगा। वेव्स बहुत इंशाल्लाह आसान लगेगा आपको। नहीं इब्राहिम, बट अगर डेंसर से भी आए और नॉर्मल पे ही फॉल करे तो वही स्टोरी नहीं है? थोड़ा अकल से सोचें। जी हाफी, अगर वो रे जो सेमी सर्कुलर ग्लास में थी आगे जाके अगर फिर नॉर्मल ड्रॉ करोगे और वो एंगल बना रही है कुछ ना कुछ, तो फिर तो डिविएट करेगी। यार आज ये नेट सेट भाईजान जरा चेक कर लें यार काइंडली, ये पेज पलटा रहे हो बार बार। देखिए जी, पेरिस्कोप इज यूज्ड इन सबमरीन्स। इसका फायदा देखिएगा। आपने देखा है वो सबमरीन में एक डिवाइस होती है कि जब सबमरीन अंडर वाटर जा रही हो तो वो जो एक बाहर से पाइप सा निकलता है जो विजुअल करता है ऐसे बाहर सरफेस पे, बाहर सरफेस पे कि जी वो कौन है, दुश्मन की शिप किधर है। चलो यार देख लो, गुजारा करो, मैं फिर इसकी आज की रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ आपको। ये ऑनलाइन यकीन मानो थोड़ा सा इस लिहाज से बड़ा अजाब काम है कि जाहिर है हर बच्चा इंपॉर्टेंट है, एक का भी मिस नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा ये फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है ऐसे। परेशान मत, तो काम आसान है, ये हो जाएगा, बस रिकॉर्डिंग एक दफा देख लेना। जी सुने, नहीं नहीं वहां तो अभी टाइम नहीं है। तो पेरिस्कोप में याद रखिए इट इज यूज्ड इन सबमरीन्स। पेरिस्कोप इज यूज्ड इन सबमरीन्स। सवाल ये था कि आपको ना, अब सुनना जरा।
पेरिस्कोप यार ये वाली डिवाइस थी, समझ आई। अब फर्ज करो यहां एक एनिमी शिप है, ठीक है। सबमरीन्स में देखो इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है, और यहां ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। आपने देखा अक्सर वो डॉक्यूमेंट्रीज में दिखाते हैं जब सबमरीन में नीचे ऐसे एक बंदा होता है, वो ऐसे अपनी आंखें जो है यूं इसमें यहां पे रखता है दूरबीन की तरह, और उसे बाहर पूरी सरफेस पे एनिमी यानी पूरे सरफेस ऑफ द सी पे नजारा दिख रहा होता है, हालांकि वो खुद अंडर वाटर सबमरीन के अंदर छुपा बैठा है। या वो जो मिसाल ग्राउंड फाइटिंग में, वो आपने देखा ना ट्रेंच में, सिपाही ट्रेंच में होते हैं और ऐसे एक वो डिवाइस होती है जिसको वो अंदर ट्रेंच में बैठे बैठे देखते हैं और पूरा बाहर का सीन कि जी कौन उनकी तरफ आ रहा है कौन जा रहा है, कि नहीं, समझ आई। वो टॉम एंड जेरी में भी होता था यार, याद है। अब इसमें बच्चों वैसे तो यार आप अगर एक नॉर्मल अपना पेरिस्कोप बनाना चाहो, सुनना, तो आप यूं कर सकते हो कि एक इधर मिरर लगा लो ऐसे करके, जरा सुनना, ये मिरर की सरफेस है ना, ऐसे करके एक मिरर इधर लगा लो और एक मिरर इधर लगा लो। तो देखो लाइट रेज जो एनिमी शिप से लाइट रेज आएंगी, जरा देखना, ये मिरर की ना सरफेस समझ लो, ये वाली ये मिरर की सरफेस है। लाइट रेज यूं आएंगी, टकरा के रिफ्लेक्ट होके इधर जाएंगी, इस मिरर से टकरा के आंख में जाएंगी, तो आंख को यूं नजर आएगा जैसे शीशे में यहां कोई, बिल्कुल आंख को सामने नजारा नजर आएगा। लेकिन हम लोग मिरर वाला पेरिस्कोप नहीं पढ़ रहे, बल्कि यहां हमने ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म्स, यहां हमने यूं ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म्स लगानी है। अब आपको इनका डिजाइन याद रहना चाहिए। याद यूं कर लो ना, 90 डिग्री वाला कोना एक इधर होता है और इधर 90 डिग्री वाला कोना इधर होता है। ग्लास प्रिज्म्स ये ट्रांसपेरेंट ग्लास प्रिज्म्स हैं। रिमेंबर दीज आर, दिस इज ऑल्सो अ ट्रांसपेरेंट ग्लास प्रिज्म। ये दो ट्रांसपेरेंट ग्लास प्रिज्म्स हैं, ये भी और ये भी। बस जितना बता रहा हूं इतना ही काफी है। अब ये कैसे काम करता है सिर्फ ओरली सुन लो, होल्ड ऑन। देखो बच्चों, यार इसका सुन लो सिर्फ बात, तो पहले फिर इसकी स्क्रीनशॉट लेके बाद में तफसील से बनाना, ध्यान दीजिए। होता ही है कि अब हम ना दो लाइट रेज यूज करके, दो लाइट रेज इस्तेमाल करके इस कहानी को समझेंगे। एवरीबडी वॉच। फर्ज करो इस एनिमी शिप से एक लाइट रे इस टिप से आती है, एनिमी शिप से सपोज अब लाइट रेज हम भेज रहे हैं, ये देखो। तो अब हमें ये ग्लास प्रिज्म्स ट्रांसपेरेंट दोनों ऐसे सेट करने हैं। वजह सुनना क्यों, कि देखो एक लाइट रे अब फर्ज करो शिप के इधर से आ रही है, ठीक है, यूं, और एक लाइट रे फर्ज करो शिप ऐसे बड़ा सा बॉडी पार्ट है यूं पूरा शिप, और एक लाइट रे उसके
कोई सी दो लाइट रेज, वैसे तो आपको पता है कि इस शिप से मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लाइट रेज आ रही है ना, सराउंडिंग लाइट इसको इल्यूमिनेट कर रही है और वो रेज आके इधर आ रहे हैं। अब वॉच, मुझे बताना जाना समझ आए, जरा गौर से देखो, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है इस रे का, ये उस पेरिस्कोप के ग्लास का सरफेस है, तो ये इसका क्या होगा, नॉर्मल होगा क्या नहीं? यार मत लिखो भाई, सुन लो, नॉर्मल होगा ना। ये लाइट रे नॉर्मल के ऊपर फॉल कर रही है या कुछ एंगल बना रही है? अब ये सेटिंग हमने असल में इसलिए ऐसे की। तो ये लाइट रे जब आएगी तो मुझे बताओ, जब उसका एंगल नॉर्मल पे ये फॉल कर रहा है, तो वो स्ट्रेट थ्रू पास करेगी या डिविएट करेगी? क्यों जी? विल इट पास स्ट्रेट थ्रू? अब बताइए, स्ट्रेट थ्रू गुजर गई। अब वो फैक्ट इस्तेमाल कैसे हुआ, समझ आया? जी शाहजेब, आपको क्या चीज नहीं समझ आई इसमें, बताइए। फातिमा, आप 43 डिग्री क्या कह रहे हो? ओरली सुनो यार, ये लाइट रे गई सीधी। अब इधर तो वो फैक्ट है कि जी एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, तो लाइट अनडिविएटेड सीधा गुजर गई। ये भी ग्लास प्रिज्म है। मुझे बताओ, अब ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो ये इसकी सरफेस है ना, गौर करना, ये सरफेस है, तो ये इसका क्या बनेगा, ये इसका नॉर्मल बनेगा। वॉच, ये इसका नॉर्मल बनेगा। अब ये लाइट रे नॉर्मल के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रही है, ये एंगल ऑफ कौन है, इंसिडेंस है। समझ आई? ये जो अंदर बन रहा है रे और नॉर्मल के बीच में। अब याद रखना, ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज ग्रेटर देन, ये प्रिज्म्स हमने ऐसे सेट की हुई है, ऐसी इंक्लिनेशन पे कि लाइट रेज हमेशा इसमें जो आए, वो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन बने। ग्रेटर देन क्या बने, बोलो? जी जी, वो दोनों में होगी। ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ऑफ, यानी 42 डिग्री से, याद है? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने, यही इसमें कमाल है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा बने कि नहीं, ताकि तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दिस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास। ये प्रिज्म ऐसे सेट करना है कि ये एंगल हमेशा ग्रेटर देन क्रिटिकल बने। देखिए, इसलिए कि लाइट रे डिविएट नहीं हुई, तो सीधी रह गई, तो समझो एंगल ऑफ इंसिडेंस ही मानू ना, वरना क्या बोले, रे रिफ्रैक्ट तो हुई नहीं हादिया, रिफ्रैक्ट होती तो मैं रिफ्रैक्टेड रे बोलता ना। ये रे रिफ्रैक्ट हुई क्या, यस और नो? तो रिफ्रैक्ट नहीं हुई तो फिर उसको इंसिडेंट रे ही बोलूंगा ना इधर तक, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ही होगा। और एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ग्लास के क्रिटिकल से ज्यादा हुआ, जो कि हमने सेट इसको ऐसे किया हुआ है, ये हमेशा ज्यादा ही बनता है। तो फर्ज करो ये एंगल जो है इधर 45 डिग्रीज पे आके रे हिट कर रही है, फर्ज करो क्रिटिकल से बड़ा है ना ग्लास के, तो क्या फिनोमेना अकर होता है आज से, अपडेट क्या पड़ा? फिलहाल मिरर से भी हो सकता है, वो सस्ता वाला है, ये जरा टेक्निकल काम है, दोनों आने चाहिए, दोनों एक जैसे काम करते हैं। तो मुझे बताइए कि अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो जाएगी? अब ये लाइट रे बाहर देखो, असली पाथवे छोड़ के अवे फ्रॉम द नॉर्मल इधर इधर नहीं जाएगी,
बल्कि क्रिटिकल से ज्यादा हो तो लाइट रे वापस क्या कर जाती है, 45 डिग्री पे गिर रही है तो 45 डिग्री पे ही ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री पे ही रिफ्लेक्ट, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट इनटू द सेम मीडियम कर जाएगी कि नहीं। तो देखना रेज आंख तक कैसे पहुंचेंगी। अब बताओ इधर दोबारा, यार आप ये सिर्फ अगर समझ लो ना तो खुद आ जाएगा। ये सरफेस है और ये क्या है, नॉर्मल है। तो बताओ अब लाइट रे दोबारा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टेड रे दोबारा नॉर्मल पे फॉल कर रही है, तो ये सीधा अनडिविएटेड गुजर जाएगी ऐसे करके कि नहीं। फिर दोबारा देखो ये इधर, ये सरफेस है और ये इसका नॉर्मल है कि नहीं। लाइट रे दोबारा नॉर्मल पे फॉल कर रही है, सीधा गुजर जाएगी। अब देखो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये सरफेस है। देखो अब थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करो, सब करा दिया। यहां से ये सरफेस है, ये नॉर्मल है और ये एंगल देखो, ये रे फिर डिविएट नहीं हुई ना, तो इसी को इंसिडेंट रे बोलूंगा और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। जरा गौर से देखना, ये नॉर्मल, ये ट्रांसवर्सल और ये नॉर्मल, ये वो जी नहीं बन रहा। अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा, 45 होगा कि नहीं, समझ रहे हो। देखो ना यार, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 था मिसाल, तो ये तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी 45। अब देखो ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, ये पैरेलल, तो ये 45 है तो ये अल्टरनेट 45 नहीं होगा। तो ये भी तो क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास से ज्यादा वैल्यू है, 42 से ज्यादा है। तो लाइट रे हवा में नहीं आएगी बल्कि टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट कर जाएगी 45 और 45 पे। ठीक, अब सोचो कि अब इधर आके सुने, ये सरफेस है और ये नॉर्मल है, ठीक है, और ये यहां से दोबारा नॉर्मल पे फॉल कर रही है तो सीधा अनडिविएटेड लाइट रे आंख में जाएगी। क्यों बच्चों, ये समझ आई साइंस। तो देखो ये लाइट रे यूं आई, अनडिविएटेड, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर हुई, फिर ये रे अनडिविएटेड गुजरी, इधर फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई, ये अनडिविएटेड सीधा गुजरी, आंख में गई। तो देखो कहां शिप्स सरफेस पे पड़ी हुई है, आप सबमरीन के अंदर बैठे हुए हो और रे, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल साइंसदानों ने कैसे किया, मर्जी है, मिरर लगाना मैनुअली आसान काम है, बट ग्लास प्रिज्म्स भी उतना ही इफेक्टिव है। तो जो टेक्निकल वाली सही जो हाई फाई इंडस्ट्रियली बनती हैं उनमें ग्लास प्रिज्म होता है, क्योंकि शीशा विशा हल्के से इधर उधर से टूट सकता है, ग्लास प्रिज्म बड़ा सॉलिड होता है, वो नहीं टूटता, इसलिए मैं वो यूज करना पड़ता। अच्छा, अब दूसरी रे का भी यही हरकत है बच्चों, सुनो कि देखिए ये लाइट रे यहां से अनडिविएटेड गई और इधर से वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर हुई, यहां से फिर अनडिविएटेड गई, यहां से फिर अनडिविएटेड, इधर से फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और अनडिविएटेड, सीधा देखो आंख में आ रही है। अब आंख क्या करती है याद है, आंख के अंदर लाइट रेस जिधर से आ रहे हो, आंख को यूं महसूस होगा, वो इन्हीं लाइट रेस को ना बैकवर्ड, मैं बस सॉरी इधर मैंने लिखाई कर दी है, इन्हीं लाइट रेस को वो बैकवर्ड प्रोसीड करेगा और उसे यूं फील होगा जैसे वो एनिमी शिप यहां बिल्कुल उसकी आंखों के सामने, तो वो इस वाली शिप का लाइट रेज रिफ्लेक्ट, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होके आंख को यूं फील होगा जैसे वो एनिमी शिप इसके बिल्कुल सामने खड़ी है, हालांकि वो कहां पे है। अब्दुल्ला, मैंने अज्यूम किया है कि यहां आपने प्रिज्म ऐसे एंगल पे सेट करना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से बड़ा हो, फिर चाहे 45 हो, 50 हो, 43 हो, 42 से 1 डिग्री भी ज्यादा है
तो होगा कि नहीं? तो यहां हमने सेट इनको ऐसे, टिल्ट ऐसी रखी है ना प्रिज्म की, ऐसे करके कि लाइट रेस जब भी एंटर हो वो क्रिटिकल एंगल से बड़ी वैल्यू पे हिट करें, कि नहीं? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अब ये बड़ी टेक्निकल बात है लेकिन सी लॉजिक क्लियर है तो आसान होगी। क्यों जी, यहां तक क्लियर है? बस साइज ऑफ प्रिज्म जी एक स्टैंडर्ड साइज होता है, उतना ही होगा। तो इस आंख को बिल्कुल एनिमी शिप यूं महसूस, हालांकि सरफेस पे ट्रेवल कर रही है एनिमी शिप, ये सबमरीन में बैठा हुआ है, अंडर वाटर जा रही है सबमरीन, तो इसने वो सरफेस से ऐसे बाहर, वो जो नहीं होती शक्ल वो जो घुमाते हैं टॉम एंड जेरी में भी, तो वो आपको रे, तो उस ऑब्जर्वर को जो अंदर बैठा हुआ है वो फिर अंदर सबमरीन वालों को बताएगा जी एनिमी शिप आ रही है, अटैक करो, ये करो वो करो। ठीक है जी, ये रेस बनाने, पाथवे बनाने को बोलता है, कहते हैं दो रेस बना के जरा पेरिस्कोप का बताएं शक्ल, ये कैसे काम करती है, बस ये ड्राइंग समझनी थी। स्क्रीनशॉट ले लो इसकी, बाद में बना लो। बस ये फिजिक्स की 5-10 मिनट की आखिरी बात है, चैप्टर खत्म करूं तो कल से लेंजेस शुरू करूं। यहां तक क्लियर है? तो सी दैट शिप व्हिच वाज हियर इज ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर, बिल्कुल अपनी आंख के सामने, उसे यूं महसूस होता है जैसे सामने सारा सीन है। हालांकि वो अच्छी खासी ऊंचाई पे, पेरिस्कोप एक 10-20-30 फुट ऊंचा पाइप होता है, वो तो जितना भी उनको बना लो, या नहीं? या आप इवन देखो वो जो ग्राउंड में बंकर होता है, जैसे वो जमीन, ये सॉलिड जमीन है, आप ऐसे अंदर अंडरग्राउंड बंकर में बैठे हुए हो और आप बाहर देख रहे हो, तो ये वो जो सारी, टैंक के अंदर भी यही होता है, टैंक में भी वो अंदर बैठ के पूरा बाहर का सीन पेरिस्कोप से ही लेता है। तो ये वेपनरी में, वॉर टैक्टिक्स में बड़ी जरूरी डिवाइस है। क्यों जी? ये समझ के ड्रॉ करना, रेज आपको बनानी आ जाएंगी। तो इधर मुझे बताओ ना, इस पॉइंट पे, इन पॉइंट्स पे और इन पॉइंट्स पे कौन सा फिनोमेना अकर हो रहा है, बोलो? इन पॉइंट्स, हालांकि ग्लास प्रिज्म थी, इन दोनों पॉइंट्स पे और इन दोनों पॉइंट्स पे कौन सा फिनोमेना अकर हो रहा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये एप्लीकेशन है ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, उसका इस्तेमाल इसमें हो रहा है, इस फिनोमेना का इस्तेमाल। तो पेरिस्कोप के अंदर कैसे यूज होता है आना चाहिए। जी सर, सही कह रहे हो। अच्छा जी, तो अब आ जाइए, ये ले लिया जी स्क्रीनशॉट, इसको जरा खुद करके देखना। अच्छा, अब आ जाइए एक और चीज पे जी, जिसको हम कहते हैं, एक छोटी सी बात है, चैप्टर बस एंड होने वाला है जी, ऑप्टिकल फाइबर्स। सुने, सेकंड बात है ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर क्या चीज है? सुनो बच्चों, हम ना ये ड्रॉ नहीं करवाता, ये आपको ना वो पेरिस्कोप की डिवाइस दे के एक सवाल आता है कि इसमें ट्रायंगुलर प्रिज्म्स बताओ कैसे पड़ी हुई है, वो ड्रॉ करें। फिर कहता है यूज टू रेज टू शो हाउ द ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स द शिप आउटसाइड। तो यही कट कॉपी जो बताया वही करना है, क्या नहीं? रफ ड्राइंग, प्रॉपर ड्राइंग नहीं। अक्सर इसकी साइंस समझनी है, साइंस समझ में आई? तो बच्चों, ऑप्टिकल फाइबर्स क्या चीज है यार, इसमें तो आपको बहुत क्लियरली पता है। ऑप्टिकल फाइबर्स आजकल की देखो, इट इज यूज्ड इन कम्युनिकेशन। मिसाल के तौर पे यूज इन कम्युनिकेशन, फॉर एग्जांपल, आपका बच्चों सारा जो इंटरनेट है, अब तो इवन पाकिस्तान में भी और हर जगह इंटरनेट की जो केबल्स हैं अंडरग्राउंड, वो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होती है। सुना है ना ये नाम? और ये जो फैक्स होता है, टेलीफोन होता है, ये जितना भी वेज ऑफ कम्युनिकेशन है, इन सब को अब अंडरग्राउंड ऑप्टिकल फाइबर का जाल बिछा हुआ है पूरे हर मुल्क में। इसीलिए इंटरनेट, ये 3G 4G 5G जो चल रही हैं, बहुत फास्ट ट्रैक सिस्टम है। तो इसको थोड़ा डिटेल में तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, लेकिन
हमें हमारे कोर्स में यार इसके बारे में एक सिंपल सी बात पता होनी चाहिए। असल में देखिए, जब आप इंटरनेट या फैक्स या टेलीफोन कम्युनिकेशन करते हो, तो इंटरनेट में तो डाटा है ना सारा। सुने, फैक्स में भी डाटा है, रिटन डाटा है, और टेलीफोन में साउंड है जो पहुंचाना है परली तरफ। सुन लो, ये फाइबर ऑप्टिक वही है। नहीं अब्दुल्ला, एंगल्स नहीं बताने, सिर्फ ये फिनोमेना उस पेरिस्कोप में पता होना चाहिए कि प्रिज्म के अंदर वो इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल होगा, तभी वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हुई है। क्यों नहीं? अब सुनो, तो देखिए ये, हाँ जी मुस्तफा, ये सिर्फ थ्योरी है, वैसे इस पे भी कोई तक पक्की बात नहीं है। जी जी, रुक जाए यार, रुक जाए फातिमा, अभी ब्रेक श्रेक कोई नहीं। वाकई 20 शीशे नहीं बनाने, पेरिस्कोप में सिर्फ रेज का समझ होनी चाहिए कि वो कैसे सीधा अनडिविएटेड जा रही है, कहां टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रही है, वो साइंस समझनी है। सवाल इस पे आएगा, आप तो खुद भी देख लेंगे। अच्छा बच्चों, अब होता यह है कि जब आप इंटरनेट का डाटा ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू अमेरिका से पाकिस्तान या एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाना चाहते हो, तो पहले डाटा को चेंज करना होता है किस एनर्जी में? उसे लाइट एनर्जी में चेंज करते हो। ये कैसे करते हो, ये अगले सालों में पढ़ोगे, फिलहाल सिर्फ ये ज़हन में रखो। जी जी, खुद से रेज आनी चाहिए, जो बताया वही कट कॉपी। बच्चों ये अपना बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर की वो एक पतली सी धारी, वो जो तार सा फाइबर होता है ना, जिसको थोड़ा गौर से देखो, इस तरह के मिलियंस ऑफ फाइबर्स जोड़ के एक पूरी तार बनती है। मैं एक फाइबर का बता रहा हूं, ये वो ऑप्टिकल फाइबर की तार है। सपोज हमने नहीं एक इंटरनेट का डाटा पिंडी से कराची पहुंचाना है मिसाल, या कोई फैक्स पहुंचाना है, या कोई टेलीफोन करना है, चाहे वो डाटा हो साउंड, ये डाटा हो या साउंड एनर्जी, तो डाटा या साउंड को पहले वो जो डिवाइस है, जो फोन वगैरह या जो भी उसकी मशीन है, वो बक्सा सा, वो लाइट एनर्जी में चेंज करता है। लाइट एनर्जी में चेंज करके हम उसे ऑप्टिकल फाइबर में उस लाइट एनर्जी को, जरा गौर करिएगा, ये सरफेस है ना, तो ये इसका क्या है? ये वो ऑप्टिकल फाइबर का पाइप या तार है। सिर्फ सुनो बस, ये बात छोटी छोटी ओरल बात है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। बताओ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवानी है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन विच वैल्यू होना चाहिए? अब ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली ग्लास टाइप मटेरियल है, तो इसका क्रिटिकल एंगल कितना होना चाहिए? दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन 42। तो फर्ज कर लेते हैं हम 45 डिग्री पे, तो लाइट रे, आपने वो जो डाटा या साउंड लाइट में तब्दील किया, उसे थ्रो कर दिया आपने फाइबर के अंदर। अब ये पाइप का ये हिस्सा भी तो आपके साथ कनेक्शन है ना, और परली तरफ भी होगा। 45 डिग्री पे फेंका, मुझे बताएं ये 45 डिग्री क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास से ज्यादा है, तो ये लाइट रे हवा में नहीं जाएगी, बल्कि टोटली इंटरनली क्या कर जाएगी? उसी एंगल पे टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट कर जाएगी, कि नहीं? तो हो गया ना फिनोमेना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज। फिर इधर देखो, इस जगह पे ये सरफेस है और ये इसका नॉर्मल है। अब ये चूंकि मैंने तो तार बेंड कर दी ना, तो तारें तो सीधी हैं, तो अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? ऑल्टरनेट एंगल उसके। असल में यार ये केबल तो सीधी है ना, मैंने थोड़ा वो जगह कम थी तो कर्व कर दी। तो अब क्या होगा कि यहां पे भी इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल है, तो ये वापस बजाय हवा में जाने के, इट विल गो बैक एट द सेम एंगल, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और डाटा आपका ये लाइट एनर्जी कराची पहुंच गई। क्योंकि लाइट इन्वॉल्व है, तो लाइट इस वक्त सबसे नोन चीजों में फास्टेस्ट थिंग इन द यूनिवर्स है। तो ये 3 × 10⁸ की स्पीड से ये लाइट ऐसे चिक चिक करके बहुत सारी मल्टीपल
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस होने के बाद परले एंड पे डाटा जाएगा, और वो जो डिवाइस उस तरफ लगी हुई है, आपका मोबाइल है या फैक्स मशीन है या फोन है, वो वापस उस लाइट एनर्जी को किस में चेंज करता है? डाटा में। इसलिए आपको एकदम ऐसे व्हाट्सएप मैसेज आ जाता है, या आपको जनाब कोई पिक्चर आ जाती है, या आपको कोई फोन का वापस साउंड सुनाई दे देता है। जी, लाइट रेज, सॉरी। तो यही मतलब लाइट रे में लाइट एनर्जी है ना, वो लाइट रे एनर्जी जो है वो एनर्जी वापस डाटा फॉर्म में या साउंड फॉर्म में चेंज होकर, इसीलिए आपको आवाज फोन में आ जाती है, या वो डाटा कोई व्हाट्सएप मैसेज आ जाता है, कोई इंस्टाग्राम पे पिक्चर आ जाती है। तो थिंग्स वर्क लाइक दिस एक्चुअली। तो इधर आपने एक छोटा सा नोट लिखना है कि इन दी ऑप्टिकल फाइबर, इन दी ऑप्टिकल फाइबर लाइट इज थ्रोन, यहां से लाइट इज थ्रोन at an angle of incidence, at an angle of incidence greater than critical angle of glass, due to which a series of total internal reflections take place. ठीक है, take place, and data is sent to the other side. बस जी इतनी कहानी याद होनी चाहिए, बाकी जरूरत नहीं है। जी जी, अब मगरिब के बाद ही करूंगा बच्चों, जरा 7 से 5-10 मिनट ऊपर जाएगी कहानी, क्योंकि बीच में ब्रेक जरा मगरिब की दे रहा हूं। तो बस इतनी कहानी याद रखो, ठीक है। जी दानियाल आ रहा हूं, अगली एक एफएक्यू है। चैप्टर बच्चों यहां पे होता है एंड, रिफ्रैक्शन का। एक छोटा सा एफएक्यू जरा देखते जाइए। A series of total internal reflections take place. A series of total internal reflections take place, due to which the data reaches the other side very quickly, क्योंकि लाइट इन्वॉल्व है ना। जी लीना सही है बिल्कुल। बच्चों ईमानदारी से बताओ, इस चैप्टर में कुछ कहानी मुश्किल लगी यार? ये वो वन ऑफ द चैप्टर्स है जिसके हाथों रोते थे आप कि सर जी लाइट ऑप्टिक्स पता नहीं क्या तबाही क्या। ओए होए, कौन सा साथ रिपीट करूं क्वेश्चन? अगला तो मैंने नहीं करा अभी। यार आपकी थपकी ना हमारे लिए बड़ा काम करती है, पता है? और अगर वो दिल से आए तो बड़ा हौसला मिलता है कि यार चलो मैं कुछ आसान कर रहा हूं बच्चों का काम। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ऑल दीज लवली कमेंट्स। मैं ऑल्दो चौड़ा नहीं होता हूं इन चीजों से, बल्कि और आई फील टच्ड व्हेन यू गिव सच ब्यूटीफुल रिमार्क्स। तो बहुत अच्छा लगता है और मेहनत करने को दिल करता है, और इंशाल्लाह मेरा वादा है जब तक मैं जान में जान है इंशाल्लाह अपनी कोशिश पूरी करूंगा। एंड द डाटा इज सेंट टू द अदर साइड। बाय द वे ये इतनी अहम बात नहीं है, मकसद तो समझ आ गया कि ऑप्टिकल फाइबर की तार में ना असल में जो भी फोन या इंटरनेट या फैक्स का डाटा है, उसे पहले लाइट वो डिवाइस जो फोन की डिवाइस है, या वो जो फैक्स मशीन है, या वो जो टेलीफोन का बॉक्स है, वो उसको पहले लाइट में चेंज करता है। अंदर उसमें ऐसी डिवाइसेस लगी हुई है। लाइट एनर्जी फिर ऑप्टिकल फाइबर में, जो अंडरग्राउंड ऑप्टिकल फाइबर पूरे मुल्क में बिछी हुई है, वो लाइट ऐसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते करते परलेंट पे जाती है।
फिर परले एंड पे जो फोन है उसमें एक और डिवाइस वापस रिकन्वर्टर भी लगा हुआ है, जो लाइट को वापस डाटा में या फोन के साउंड में चेंज करके आपको परले एंड पे सुनाई देता है। फिर इसलिए अब आपका इंटरनेट इतना इंप्रूव हुआ है, फैक्ट्स इतना क्लियर हो गया है, फास्ट हो गया है, क्योंकि इसमें लाइट इन्वॉल्व है, टेक्नोलॉजी लाइट में। जी बिल्कुल। नहीं मुनीब, एनी वैल्यू 42 से बड़ी कोई भी वैल्यू होगी तो उसी पे जाहिर ये होगा, वो ये होगा, वो ये होगा, जाता जाएगा, क्या नहीं? क्रिटिकल से बड़ी वैल्यू हो, 42 डिग्री क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास है, इससे बिगर हो, ठीक है? क्यों जी? बच्चों कल से इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे लेंसेज, और वो इंशाल्लाह परसों के आधी क्लास तक में या फुल क्लास में कंप्लीट होके साथ फिर मैं वेव्स शुरू कर दूंगा। वेव्स देखना बड़ा जल्दी होता है, वेव्स टोटल 5 घंटे का काम है, ठीक है? बस आप ईयरलीज मंडे से स्टार्ट ले लोगे, मैं मंडे को पहला ईयरली आपसे 2019 का डिस्कस करूंगा, और साथ थोड़ा थोड़ा वो जो फिजिक्स का थर्मल वाला आधा पौना यार बच्चों वाला काम है, प्लीज देखो, ये मुझे बात सुनने को बाद में मिली तो दुख होगा कि यार सर वो ये हो गया वो हो गया, रिवाइज करके प्रॉपर तरीके से कर लेना। इंशाल्लाह आपका ए स्टार अभी जितना करा दिया तीनों मजमूनों में, ए स्टार तो पक्का है, इतना भी करके चले जाओ। अब वेव्स पे क्या है, एक सवाल आना है, एक आधा एमसीक्यू, और जनाब एक थ्योरी का 5 6 7 नंबरों का सवाल, उसके लिए इतनी ख्वारी काटनी है। और इसी तरह थर्मल में भी, थर्मल में 10 15 मार्क्स का थ्योरी और 2 3 एमसीक्यूज, और वो इतने आसान है, आधा केमिस्ट्री में करा के आ चुका हूं, जो रहता है वो बहुत इजी काम। जी बताऊंगा आपको आदिया, आप लोगों का अलबत्ता 2019 का मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री कर लो, एक मुझसे एक साल आगे रहो कम से कम, ठीक है, ताकि फिर आपके डिस्कशन। अभी यार फिलहाल टाइमिंग यही है, अभी रुक जाए जरा, मैं टाइमिंग में बताता हूँ क्या चेंजिंग होगी। बच्चों एक लास्ट एफएक्यू लिख लो सिर्फ, वो आपको ना एक क्वेश्चन देता है सिर्फ 5 मिनट का, कल मैं एक्सप्लेन करूंगा, कहता है एक्सप्लेन यूजिंग रेज। ये कभी कभी आईजी में बहुत आ जाता है, जीसी में बहुत आ जाता है। एक्सप्लेन यूजिंग रेज व्हाई अ स्टिक immersed in water appears crooked। भी किसी स्टिक को या किसी स्ट्रॉ को पानी में डालो तो वो ऐसे टेढ़ी बेंड हो जाती है, या वो जो कश्ती का चप्पू होता है पानी में जाते ही बेंड नजर आता है, ऐसा इफेक्ट देखा है कभी? यार ये ना कहना नहीं देखा, देखा है ना? या वो जो देखो बकेट में स्टिल पानी या पूल का पानी स्टिल हो, या पेंसिल वाली बात बिल्कुल सही है, बकेट का पानी या पूल का पानी स्टिल हो, तो जो बेस ऑफ द पूल पे कॉइन पड़ा होता है, वो कॉइन यूं नहीं महसूस होता जैसे वो कॉइन सरफेस की बहुत नजदीक पड़ा हुआ है, हालांकि वो अच्छा खासा गहराई में पड़ा होता है। ये आंख को ये धोखे लगते हैं ना, यस और नो? इसका जो है ना आंसर एक ड्राइंग है, इसका रिटर्न आंसर नहीं है, इसका सिर्फ एक ड्राइंग वाला आंसर आपने समझना है, इसलिए लिखवा रहा हूं कि कल में, बल्कि 1 मिनट 5 मिनट देख ही लो यार, फारिग करते हैं, मोल्स तो इंशाल्लाह हो जाएगा। अब असल में जरा सुनिएगा, ठीक है जी? ये वो पानी है, और ये वो स्टिक है जी। यार बच्चों मुझे एक बात बताइए, रेज इस्तेमाल करके मुझे बताइए कि आपको ये डंडा टेढ़ा क्यों नजर आता है? अच्छा ऑब्जर्वर यहां पे बैठा हुआ है, ये आई ऑफ द ऑब्जर्वर है, तो ये सेक्शन मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली मोर देन रिक्वायर्ड
चीजें कराई जी, इतना दिया होगा, आंख दी होगी, स्टिक दी होगी, पेंसिल, ये सब। कहते हैं अब इसमें रेज इस्तेमाल करके बताओ आंख को ये स्ट्रॉ टेढ़ा क्यों नजर आता है। रुक जाइए, अगेन इसको समझना है, कुछ नया नहीं है, एवरीथिंग इज बीन डन। देखो, आई होप आप लोग अभी लिख नहीं रहे हो बच्चों, छोड़ दो, सिर्फ इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो, मैं आपको इस एक ऑब्जेक्ट का, इस स्टिक का ये नुक्ता बना के दिखाता हूं। फर्ज करो इस नुक्ते से तो मिलियंस ऑफ लाइट रेज निकल रही है, पूरी स्टिक से मिलियंस ऑफ लाइट रेज निकल रही है, मैं दो रेज यूज कर रहा हूं। तो एक लाइट रे ऐसे और एक लाइट रे सपोज ऐसे जा रही है, ठीक। अब जरा एक मिनट सुनो, सब पुराना है, ये सरफेस है, तो ये इसका क्या होगा, नॉर्मल। ये इसकी सरफेस है, ये क्या है इसका नॉर्मल। जरा गौर से देखो, अब असल रास्ता तो लाइट रे का ये होना चाहिए कि नहीं, लेकिन ये डेंसर टू लाइटर जा रही है, तो बताओ इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टुवर्ड्स, बोलो, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो सी लाइट रे असल रास्ता छोड़ के ये अवे चली गई, समझ आई। अब इसी तरह ये दूसरी रे का असल रास्ता ये है, तो डेंसर टू लाइटर जा रही है तो इट विल बेंड, इसी रास्ते पे जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी या अवे, तो इधर भी इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सॉरी, ये तो पता ना, लाइट रे यूं आ रही है और असल रास्ता छोड़ के अवे, लाइट रे यूं आ रही है, असल रास्ता छोड़ के अवे। अच्छा, आंख मुझसे गलत बन गई, वैसे यार इससे परेशान मत हुआ करो कि लाइट रेज आंख में जा रही है कि नहीं। आंख एक स्फेरिकल चीज है, राउंड चीज है, उसमें रेज हर तरफ से आ जाती है, इससे कंफ्यूज मत हो। तो आप यूं समझो कि ये लाइट रेज आंख में यहां से जा रही है, चलो आंख में यहां बना देता हूं, डजंट मैटर, एग्जाम में रफ है, मेजरमेंट्स नहीं करते। तो मैंने क्या कहा था, इस आंख को क्या फील होगा कि लाइट रेज जिस लाइन में आ रही है, आंख हमेशा लाइट रेज को उसी फ्लो में बैकवर्ड प्रोसीड करता है, क्यों जी। और लाइट रे, ये जो लाइट रे जिस लाइन में आ रही है, आंख उसी डायरेक्शन में उसे बैकवर्ड प्रोसीड करेगी, तो ये दोनों रेस, ये जो रे पीछे जा रही थी और ये जो रे पीछे जा रही है, ये मुझसे एक्स्ट्रा बन गया, इसको आप भूल जाए। देखो, ये दोनों रेज इस टिप से निकल रही थी ना, और रे बेंड हो रही थी। आंख को यूं महसूस हो रहा है जैसे ये लाइट रेज इधर से नहीं बल्कि इधर से आ रही हैं, तो इसीलिए उसको स्टिक का ये पार्ट यहां पड़ा नजर आता है। सी, उसको स्टिक का ये पार्ट जी जी रफ ही बनाना है, बस अंदाजा उसको क्लू देना है। तो एक्चुअली इसलिए आंख को यूं महसूस होता है जैसे ये स्ट्रॉ या डंडा टेढ़ा हो गया, हालांकि वो असल में सीधा ही है, करेंगे ताहा। तो ये इस वजह से आपको चीजें पानी में क्रोकेट नजर आती हैं कि लाइट रे आती है, वो रिफ्रैक्ट होती है, आंख को यूं महसूस होता है जैसे ये लाइट रेज इधर से नहीं, यहां से नहीं बल्कि इधर से आ रही हैं, तो इसीलिए उसको वो जो